हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस। और क्लास 8 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था कोल एंड पेट्रोलियम। तो इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो हमने स्टार्ट किया था चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम, यानी कि कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है, तो इसके बारे में ही हम डिस्कस कर रहे थे और इसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन एक बार आगे कंटिन्यू करने से पहले जो भी हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है उसे एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो। तो अपने लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि कोल और पेट्रोलियम है क्या? संसाधन है। अब संसाधन क्या होते हैं? संसाधन वे पदार्थ हैं जिनका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब ये जो संसाधन है जो कि कोल और पेट्रोलियम है, ठीक है, तो ये संसाधन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, अगर हम कोल पेट्रोलियम की बात करें तो ये आते हैं प्राकृतिक संसाधन में। क्यों, ऐसा क्यों? कोल पेट्रोलियम मानव निर्मित क्यों नहीं है? देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें प्राकृतिक संसाधन की, तो प्राकृतिक संसाधन अगर हम इसको डिफाइन करें तो प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो हमें प्रकृति से मिलते हैं। तो जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, ये हमें प्रकृति से मिल रहे हैं, इसीलिए ये क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। वहीं ऐसे संसाधन जो मानवीय प्रयासों द्वारा हमें प्राप्त होते हैं उन्हें कहा जाता है मानव निर्मित संसाधन। जैसे हम बात करें लकड़ी, लकड़ी क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है। वहीं लकड़ी से बना हुआ कुर्सी और टेबल, ये क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। तो ये ध्यान रखना है कि मानव निर्मित संसाधन कनेक्टेड है प्राकृतिक संसाधनों से। कैसे? क्योंकि मानव निर्मित संसाधन किससे बनता है? बन रहा तो प्राकृतिक संसाधनों से ही है, इसीलिए हमने कहा कि ये क्या है? इससे कनेक्टेड है। तो मानव निर्मित संसाधनों को हम यहीं पर ही एंड करेंगे, इसके बारे में आगे नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमने टेबल चेयर कहा, सड़कें हैं, वाहन है, ठीक है, तो ये सभी क्या है? मानव निर्मित संसाधन। जो बिल्डिंग्स है, आपका स्कूल है, तो ये सभी मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, लेकिन बने हुए किससे हैं? प्राकृतिक संसाधनों से, इतना ध्यान रखना है। अगला, अब ये जो प्राकृतिक संसाधन है, जो हमने कहा कोल, पेट्रोलियम, ठीक है, सूर्य का प्रकाश, वायु, मिट्टी, जल, ये सभी प्राकृतिक संसाधन है। ये प्राकृतिक संसाधन भी दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, या इन्हें दो कैटेगरी में विभाजित किया जाता है। एक है अक्षय संसाधन और एक है समाप्त होने वाले संसाधन। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, अक्षय संसाधन वे संसाधन है जो हमें कैसे मिल रहे हैं? अनलिमिटेड क्वांटिटी में मिल रहे हैं नेचर से। देखो, सबसे पहले अक्षय संसाधन और समाप्त होने वाले संसाधन दोनों ही कहाँ से मिल रहे हैं? नेचर से, यानी कि प्रकृति से। अक्षय संसाधन जो हमें अनलिमिटेड क्वांटिटी में मिलते हैं, यानी कि हम क्या कह सकते हैं? मतलब अनलिमिटेड क्वांटिटी है, जितना भी हम इसको यूज करना चाहे कर सकते हैं, ये कभी भी समाप्त नहीं होंगे। ठीक है, वही समाप्त होने वाले संसाधन ये कैसे होते हैं? लिमिटेड होते हैं, यानी कि अगर हम इनका ज्यादा उपयोग करेंगे तो ये एक टाइम के बाद समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि लिमिटेड है। ठीक है, चलिए, तो एग्जाम्पल की बात की, जैसे अक्षय संसाधन सूर्य का प्रकाश यानी कि सनलाइट है, वायु यानी कि एयर है। ठीक है, वहीं समाप्त होने वाले संसाधन जो लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, वो एग्जाम्पल है कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है, जैसे कि हमने कोल, पेट्रोलियम क्या है? संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, उसमें भी समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। क्लियर है? तो इतने तक हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, कुछ और टॉपिक भी डिस्कस किए थे। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ये जो कोल है, पेट्रोलियम है, ये दोनों ही क्या है? ये दोनों ही जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल होते हैं। ठीक है, क्यों कह रहे हैं इनको जीवाश्म ईंधन? देखो, जीवाश्म ईंधन की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। क्या पढ़ा था डेफिनेशन में? हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि जीवाश्म ईंधन होते क्या है? जो मृत प्राणियों के या मृत वनस्पति के अवशेषों से मिलकर बनते हैं। तो वैसे ही कोल और पेट्रोलियम भी मृत प्राणियों के, मृत जीवों के, मृत वनस्पति के अवशेषों से मिलकर के बनती है। अवशेष यानी कि रिमेन्स जिसे कहा जाता है, अवशेषों से मिलकर के बनती है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। क्लियर है? फिर हमने बात की थी कोल के बारे में, और कोल के जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में बात की थी।
ठीक है। तो अगर हम कोल के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो इमेज है वो भी किसकी है, कोल की ही है। तो अगर हम कोल के बारे में बात करें तो कैसा दिख रहा है, कैसे रंग का है, ब्लैक कलर का है। और कैसा दिख रहा है, हार्ड दिख रहा है। जैसे पत्थर होता है ना हार्ड, कठोर, तो वैसे ही ये भी क्या होता है, हार्ड होता है। इसके अलावा अगर हम इसके उपयोग के बारे में बात करें कि कोयले के उपयोग क्या होते हैं, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, तो अगर हम उपयोग के बारे में बात करते हैं तो कोयले का उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में। कहाँ कहाँ, ईंधन के रूप में घरों में खाना पकाने के लिए। इसके अलावा पहले के समय में इसे जो है रेलवे इंजनों में भाप बनाकर इंजन को चलाने के में इसका उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो रेलवे इंजन में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा थर्मल पावर प्लांट में बिजली बनाने के लिए, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी कोल का उपयोग किया जाता है थर्मल पावर स्टेशन, जैसे थर्मल पावर प्लांट में। इसके अलावा अलग अलग जो इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग है, वहां पर कोयले का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। तो हमने यही पढ़ा था कि ईंधन के रूप में किया जाता है, लेकिन कई जगहों पर, घरों में, इंडस्ट्रीज में, थर्मल पावर प्लांट में, ठीक है, रेलवे इंजन्स में। ठीक है, तो ये हमने बात की थी। इसके अलावा हमने बात की थी बच्चों की ये जो कोल है इसके 3 मुख्य उत्पाद होते हैं। अब ये जो 3 मुख्य उत्पाद है यानी कि 3 जो प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट होते हैं इसके, 3 प्रोडक्ट होते हैं। वो तीनों प्रोडक्ट क्या क्या है, वो तीनों है, एक तो होता है कोक, एक होता है कोल तार, और एक होता है कोल गैस। तो ये तीनों ही क्या है, कोयले के 3 मुख्य उत्पाद हैं। ठीक है, फिर हम बच्चों कोयले के फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे थे कि कोयले का जो फॉर्मेशन है, कोयला बनता कैसे है ना। देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया कि कोयला एक प्राकृतिक संसाधन है, एक समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। क्यों है, क्योंकि देखो ये लिमिटेड क्वांटिटी में इसलिए समाप्त हो जाएगा। फिर हमने बात की कि ये फॉसिल फ्यूल भी है। फिर हमने बात की कि ये क्या है, हार्ड होता है, ब्लैक कलर का होता है, और इसका उपयोग जो है ईंधन के रूप में किया जाता है। फिर हमने बात की कि इसके 3 मुख्य जो हम कह सकते हैं उत्पाद होते हैं या प्रोडक्ट होते हैं, वो है कोक, कोलतार और कोल गैस। अब हमें बात करनी है, इतनी सारी चीजें तो हमने पढ़ ली। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि कोयले का फॉर्मेशन होता कैसा है, ये कोयला बनता कैसा है ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में भी लास्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत डिस्कस हमने कर लिया था कि कैसे बाढ़ जैसी आपदा के कारण 300 मिलियन वर्ष पूर्व, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण जो निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे वो मृदा में दफन हो जाते हैं। ठीक है, तो जब वो मृदा में दफन हो जाते हैं तो धीरे धीरे उनके ऊपर और मृदा की जो लेयर है वो आ जाती है। तो जब वो लेयर उनके ऊपर आएंगे तो वो और गहराई में जाएंगे, जहां पर क्या होगा बच्चों, वो कंप्रेस हो जाएंगे। गहराई में जा करके वहां पर तापमान भी हाई होगा और टेम्परेचर भी हाई होगा। इसी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से धीरे धीरे ये जो मृत पेड़ पौधे थे, ये मृत वनस्पति थी, धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। ये जो प्रोसेस है, ये जो धीमा पराक्रम है, स्लो प्रोसेस है, जिसमें धीरे धीरे मृत वनस्पति कोयले में परिवर्तित हो जाती है, इस प्रोसेस को कहा जाता है कार्बनाइजेशन। ठीक है, चलिए फिर हमने बात की थी कोल है मुख्य रूप से क्या है, कार्बन ही तो है। ठीक है, तो चलिए आगे एक बार फिर से कोल की जो स्टोरी है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी तक हमने, आप देख लीजिए जो जो टॉपिक पढ़ लिए हैं। चलिए, तो ये है कोल की स्टोरी, यहाँ पर देखते हैं। तो हमने बात की थी कि ये क्या है, एक स्लो प्रोसेस है, पहली चीज तो ये हो गई। चलो, तो लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे, यानी कि जो लो लाइंग वेटलैंड एरियाज हैं वहां पर क्या थे, डेंस फॉरेस्ट थे, घने वन थे। ठीक है, और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। अब बाढ़, इसके अलावा और भी कोई प्राकृतिक आपदा हो सकती है जिसके कारण ये जो निचले जलीय क्षेत्रों में वन थे वो मृदा में दब जाते हैं। ठीक है, उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। संपीड़ित होना यानी कि कंप्रेस होना, जैसे कि हमने एग्जांपल भी दिया था लास्ट लेक्चर में कि अगर आपके पास 4 जैकेट हैं, इस तरीके से आपने 4 जैकेट रखी हुई हैं, तो वो जो है
कुछ इतना एरिया कवर करेंगी, है ना। क्यों? क्योंकि जो जैकेट्स हैं उनके अंदर एयर ट्रैप होती है, जिस वजह से उनका साइज जो है वो बड़ा दिखता है। ठीक है, तो लगभग इतना एरिया कवर करेंगे। अब इन 4 जैकेट के ऊपर हम क्या कर ले, 1-1 केजी का वेट रख दें। ठीक है, 4 वेट रख दें 1-1 केजी का, या 4 ईंट रख दें। ठीक है, तो 4 ईंट जब हम रखेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, जैकेट अपने आप ही नीचे दब जाएंगी, है ना, और इनका साइज भी कम हो जाएगा। इसे क्या कहा जाता है, इसे ही कंप्रेस करना कहा जाता है। ठीक है, यानी कि वो क्या हो गए, कंप्रेस हो गए, संपीड़ित हो गए जैकेट्स। तो वैसे ही मृदा जम जाने के कारण वो भी क्या हो गए, संपीड़ित हो गए, कंप्रेस हो गए। ठीक है, जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका जो है ताप भी बढ़ता गया, यानी कि टेम्परेचर भी हाई होता गया जैसे जैसे वो गहराई में जाते गए। अब धीरे धीरे टेम्परेचर हाई था, प्रेशर भी हाई था, तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की वजह से ये जो पेड़ पौधे थे, ये जो मृत वनस्पति थी, धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। इस प्रोसेस को कहा जाता है कार्बनाइजेशन, या हम कह सकते हैं कार्बनीकरण। और कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है, क्योंकि ये अवशेषों से बना है। ठीक है, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ठीक है, और एक और चीज, कोयला क्या है मुख्य रूप से, अगर हम कोल की बात करते हैं कोयला, तो मुख्य रूप से क्या है, कार्बन है। ठीक है, तो ये एक और इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे थी, कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। ठीक है, क्या होता है, कार्बन होता है। ठीक है, तो ये थी कोयले की पूरी कहानी, हम कह सकते हैं कोयले की स्टोरी, कि कैसे कोयले का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोयले का निर्माण, तो आप ये इमेज देख पा रहे हो कैसे टाइम के साथ साथ हीट और प्रेशर से धीरे धीरे ये जो वेटलैंड एरियाज में डेंस फॉरेस्ट थे, धीरे धीरे कैसे ये जो है कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, उच्च दाब ताप, यानी कि हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में। ठीक है, चलो, उच्च दाब और ताप में मृत वनस्पतियां कोयले में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज कार्बनाइजेशन, या कार्बनीकरण प्रक्रिया क्या होती है। तो अब आप समझ गए हैं, धीरे धीरे हाई टेम्परेचर पर हाई प्रेशर पर धीरे धीरे जब मृत वनस्पति कोयले में परिवर्तित होती है तो इसे क्या कहा जाता है, कार्बनीकरण कहा जाता है। अब कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कोल के बारे में, तो चलिए, तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कोल के बारे में कि ये किसके अवशेषों से बनता है। ठीक है, या एनिमल्स के, है ना, प्लांट्स के, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको क्या लिखना है, मृत वनस्पति किसके अवशेषों से, मृत वनस्पति के अवशेषों से। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, चलिए, तो ये आप एक बार नोट कर लीजिए, और ध्यान रखना है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर। ठीक है, टेम्परेचर भी हाई और प्रेशर भी हाई। क्लियर है, चलिए, तो आप बच्चों इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से जैसे आपको इमेज में दिखाई दे रही है, ऐसे कोल माइन होती है, कोयले की खदान होती है, खान होती है। ठीक है, तो वहां से कोयला निकाला जाता है। ठीक है, अच्छा, अब आपसे पूछा जाए ये जो कोयला है, कोयले की खान यानी कि कोल माइन में जो कोयला है, वो कोयला कोयला बना कैसे, तो आप पूरे कोयले की फॉर्मेशन की स्टोरी बता सकते हैं, है? कि कोयले कैसा कैसा बनता है, कैसे बनता है। चलिए, कोल के बारे में कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, यानी कि कोयले में मुख्य रूप से क्या होता है, कार्बन होता है। ठीक है, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। और यहाँ पर कार्बनीकरण प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि वो स्लो प्रोसेस, यानी कि धीमा पराक्रम, जिसमें जो डेड वेजिटेशन है यानी कि मृत वनस्पति हैं, उनका कोयले में परिवर्तित होना, इस प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन या कार्बनीकरण कहा जाता है। ठीक है, सिंस इट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कोल इज आल्सो कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल। क्योंकि ये मृत प्राणियों के अवशेष यानी कि रिमेन्स से बनता है, इसीलिए कोयले को क्या कहा जाता है, फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है।
कई बार ये लाइन हमने डिस्कस कर ली है ना, अपनी प्रीवियस स्लाइड्स में भी, प्रीवियस लेक्चर्स में भी ये बात बहुत बार डिस्कस कर ली है। तो ये अब आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि कोल को फॉसिल फ्यूल क्यों कहा जाता है। ठीक है, चलिए। व्हेन हीटेड इन एयर, कोल बर्न एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी कि कार्बन को, यह कार्बन, इसको जब बर्न किया जाता है, कार्बन को जब बर्न किया जाता है ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फिलहाल इतना ही हमें जानना है कि जब इसे हीट किया जाता है एयर में, तो आप कहोगे ऑक्सीजन क्यों लिखा है, ऑक्सीजन क्यों लिखा है। ठीक है, तो जैसे हम जानते हैं कंबशन के लिए, यानी कि दहन के लिए, जब हम कुछ भी चीज को बर्न करते हैं, तो बर्न करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है, ऑक्सीजन। ठीक है, वैसे तो किसी भी चीज का अगर दहन करना है, उसको जलाना है, बर्न करना है, तो 3 मेन फैक्टर्स होते हैं। अब वो 3 मेन फैक्टर क्या होते हैं, जब भी हमें दहन करना है, किसी चीज को जलाना है, तो 3 मेन फैक्टर है। अब वो 3 मेन फैक्टर क्या क्या है, एक तो जलाने के लिए सबसे पहले फ्यूल होना चाहिए, नहीं तो जलाएंगे किसको, है ना, हवा को तो जलाएंगे नहीं। तो क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए। फ्यूल का मतलब है इग्निशन, सॉरी, फ्यूल का मतलब है ईंधन। ठीक है, फ्यूल के अलावा दूसरी चीज चाहिए वायु, जिसको हम एयर भी कहते हैं, एयर भी कहते हैं। लेकिन वायु में क्या, वायु तो क्या है, एक मिक्सचर है मिक्सचर, बिल्कुल है। और कैसा मिक्सचर है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। और वायु में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, क्या क्या होती है, अगर हम बात करें कि वायु में क्या क्या होता है, तो हमें ये पता है कि वायु में होती है 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, और बाकी का जो 1% है, उसमें होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ठीक है, वाटर वेपर, स्मोक डस्ट एक्सेट्रा। ठीक है, नोट कीजिए इतना। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि दहन के लिए, यानी कि किसी भी चीज को बर्न करना है, तो यहाँ पे एयर क्यों लिखा गया है, हीटेड इन एयर। क्योंकि देखो, जब किसी भी चीज को बर्न करना है, किसी भी चीज का दहन करना है, तो उसके लिए 3 नेसेसरी फैक्टर्स होते हैं, या 3 चीजें हैं जो नेसेसरी होती हैं। एक तो फ्यूल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फ्यूल नहीं है तो जलाएंगे किसे, है ना, फ्यूल होना चाहिए। दूसरा वायु। अब वायु में क्या, वायु में क्या होना चाहिए, क्योंकि हम तो जानते हैं वायु क्या है, एक मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है, एक होमोजेनस मिक्सचर वो है। ठीक है, और तो वायु का कौन सा कंपोनेंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट, अगर हम वायु की बात करें तो इसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 1% कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, स्मोक, अदर गैसेस भी हैं। ठीक है, अदर गैसेस एक्सेट्रा, और भी कई सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कंबशन के लिए ऑक्सीजन, क्योंकि नाइट्रोजन जो है कंबशन नहीं करता, दहन नहीं करता। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं। ठीक है, यह ऐसे लिख लें इसको। ठीक है, ऑक्सीजन, क्लियर है। अब तीसरा फैक्टर है, ये तीसरा जो पॉइंट है वो है इग्निशन टेम्परेचर, यानी कि प्रज्वलन तापमान। अभी प्रज्वलन तापमान क्या होता है आप आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, फिलहाल थोड़ा सा इसको एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका। इग्निशन टेम्परेचर यानी कि प्रज्वलन तापमान का मतलब है वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है। तो आपने देखे होंगे अलग अलग फ्यूल्स जो हैं अलग अलग तरह से आग पकड़ते हैं। जैसे अगर आप लकड़ी को देखो, तो लकड़ी को आग पर ले जाते ही क्या वो तुरंत जलने लगती है, नहीं जलती। वहीं अगर आप मिट्टी के तेल की बात करो, तो उसको जैसे ही आप आग के पास लेकर के जाओगे तो वो तुरंत जलने लग जाएगी। तो ये 2 अलग अलग फ्यूल हैं, लेकिन इनका जो जलने का समय है वो भी अलग अलग है। ऐसा क्यों है, ऐसा होता है इग्निशन टेम्परेचर की वजह से, यानी कि प्रज्वलन तापमान की वजह से। क्यों, देखो, जिन पदार्थों का प्रज्वलन तापमान कम होता है वे जल्दी जलते हैं, और जिनका प्रज्वलन तापमान ज्यादा होता है वो देर में जलते हैं। जैसे हमने लकड़ी की बात की,
तो लकड़ी देर में क्यों जलती है? क्योंकि उसका प्रज्वलन तापमान ज्यादा होता है, इसीलिए तो आग के ऊपर लकड़ी लेकर के जाते हैं, तुरंत नहीं जलती है ना, काफी समय लगता है लकड़ी को जलने में। लकड़ी पहले थोड़ा गर्म होती है, फिर उसके बाद जलती है। ठीक है, यानी कि पहले अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचती है, फिर जलती है। वहीं अगर आप मिट्टी के तेल की बात करो, केरोसिन की बात करो, तो केरोसिन के ऊपर माचिस ले जाते ही वो तुरंत जलने लगता है। ऐसा क्यों? ऐसा होता है उसके कम इग्निशन टेम्परेचर की वजह से। ठीक है, तो तीसरा फैक्टर है इग्निशन टेम्परेचर। किसी का इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, किसी का ज्यादा होता है। जिसका कम होता है वो जल्दी आग पकड़ते हैं, और जिसका इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा होता है वो देर में आग पकड़ते हैं। ठीक है, चलो, तो ये 3 फैक्टर हैं जो दहन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनके बिना दहन हो ही नहीं सकता। तो इसमें से एक फैक्टर क्या है? ऑक्सीजन भी है। फ्यूल तो है ही, इग्निशन टेम्परेचर भी है, लेकिन ऑक्सीजन भी है। ठीक है, तो जब हम किसी भी चीज का दहन करेंगे, जैसे यहाँ पर कार्बन का दहन किया जा रहा है, किसके साथ करेंगे? ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, और क्या गैस निकलेगी? यहाँ पर गैस बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर है इतना? इतना समझ में आया? कोल का फॉर्मेशन समझ में आ गया, कोल को फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं ये समझ में आ गया, और कोल जब जलता है तो क्या प्रोड्यूस करता है ये भी समझ में आ गया। तो चलिए इसे एक बार आप देखिए, नोट कीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोक के बारे में। अब कोक क्या है? वैसे तो इमेज में देख करके आप समझ गए होंगे कि कोक क्या है, लेकिन कोक है क्या? ये क्या है? कार्बन का एक प्रोडक्ट है ना? सॉरी, कोल का एक प्रोडक्ट है। ठीक है, कार्बन कह रहे हैं हम, कोल कह रहे हैं। ठीक है, कोल का क्या है? ये एक प्रोडक्ट है। हमने पढ़ा था कि कोल जो है उसके 3 प्रोडक्ट होते हैं। 3 प्रोडक्ट हैं जो हमें पढ़ने हैं। कोल के 3 प्रोडक्ट हैं, एक है कोक, कोल तार और कोल गैस। ठीक है, तो ये तीनों ही हमें पढ़ने हैं। तो कोक के बारे में बात करते हैं। जैसे हमें इमेज में दिख रहा है कि ये कैसा है? टफ है, कठोर है, पोरस है। पोरस यानी कि इसमें क्या है? छिद्र है। ठीक है, क्लियर, एंड ब्लैक सब्सटेंस, और काले रंग का पदार्थ है। इट इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, यानी कि ये कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, यानी कि इस्पात के निर्माण में, एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स, और बहुत सारे धातुओं के निष्कर्षण में इसका उपयोग किया जाता है। तो अब आप देख सकते हैं कि कोल का उपयोग कितनी सारी चीजों में किया जा रहा है। ठीक है, तो ये काले रंग का पदार्थ है, कार्बन का शुद्ध रूप है, जिसका उपयोग इस्पात निर्माण और धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। क्लियर हो गया इतना कोक के बारे में कि कोक है क्या? क्लियर है? चलिए, तो एक बार आप इसे देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब जैसे हमने कोक पढ़ा है, वैसे ही हमें कोल तार और कोल गैस को भी पढ़ना है। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज को, यूजेस को। ठीक है, नोट कीजिए इतना। तो बच्चों, आज हमने कोल की स्टोरी के बारे में बात की, कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है, कोल माइन देखा हमने कि कोल माइन कैसे होती है। ठीक, इसके अलावा हमने बात की कोल के अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में, कार्बनाइजेशन प्रोसेस के बारे में, और कोल को फॉसिल फ्यूल क्यों कहा जाता है। फिर इसके जो प्रोडक्ट हैं कोक के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस हमने किया है। बाकी इसे डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।